नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विजेंद्र सिंह। आइए हम बात करते हैं आज की अगली श्रृंखला के अंतर्गत यूपीपीसीएस में जो आपको एक ब्लूप्रिंट बनाना है। मेरे हिसाब से जो आपको एक फिल्म बनानी है, उस फिल्म में कहीं ना कहीं प्रत्येक चरण में प्री से लेकर मेन से इंटरव्यू तक होते हुए आपके जीवन की आगे क्रियाओं तक एक आधारभूत नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी होता है, जहाँ से आपके एक बेस क्लियर होता है, जहाँ से आप चीज़ों को समझने में आगे बढ़ते हैं। तो मेरा मानना है कि हर किसी चरण का अपना अपना एक रोल होता है। तो प्रत्येक चरण में जो मुख्य भूमिका अदा करता है उसका नाम है एनसीईआरटी। तो आज हम चर्चा करेंगे एनसीईआरटी के बारे में कि एनसीईआरटी का रोल यूपीपीसीएस के एग्जाम में या यूपीएससी के एग्जाम में क्या रोल रहता है। साथ में जानेंगे कि एनसीईआरटी के अंतर्गत हमें पढ़ना कैसे चाहिए। बहुत लोगों के लिए मिथ होता है कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी ओल्ड पढ़ें या न्यू पढ़ें, एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज पढ़ें, सब्जेक्ट वाइज पढ़ें, एनसीईआरटी कोचिंग से पढ़ें या खुद से तैयार करें, एनसीईआरटी को पढ़ना क्या ज़रूरी है। इस कई सारे सवालों को जवाब लेके आपके सामने हाजिर हूँ मैं आज। लेकिन हम बात करेंगे बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से। देखिएगा, जितने भी यूपीएससी या स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम हैं, ये आपसे डिमांड क्या करते हैं? डिमांड करते हैं आपकी समझ को चेक करते हैं, आपकी समझ को परखते हैं। और जब समझ को परखेंगे तो समझ को परखने के लिए ये तो है नहीं कि आप उसमें फैक्ट दे देंगे, कंसेप्ट दे देंगे, एप्लीकेशन दे देंगे। कुछ ऐसा आधारभूत तरीका आपके दिमाग में हो जाना चाहिए जहाँ से आप किसी भी पॉइंट को अगर उठाएं, किसी भी टॉपिक को उठाएं, तो उसके सारे डायमेंशन आप रेडी करके उसको दे सकें। अब मान लीजिएगा, अगर पीटी को तो कहीं ना कहीं आप पीटी के एग्जाम में अगर देखा जाए तो पीटी के एग्जाम में आप कहीं ना कहीं नॉलेज को इकट्ठा करने के बाद आप उसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन जब आप मेंस में जाएंगे, इसके बाद जो मेंस होगा, इस मेंस में पूरा रोल किसका होगा? पूरा व्यवहारिक अंदाज में। उसमें कोई अभी तक कोई किताब ऐसी नहीं बनी है, अभी तक कोई ऐसी नोट्स नहीं, अभी तक कोई ऐसी मैगजीन नहीं कि हाँ ये किताब, ये मैगजीन, ये नोट्स या ये इंस्टीट्यूट से पढ़ लीजिएगा आपको आईएएस पीसीएस बना देंगे। आईएएस पीसीएस तो बनाता है आपको कंसेप्ट के साथ या जो नॉलेज है उसको इकट्ठा करने के साथ उसका अंदाज। तो अंदाज के लिए ज़रूरी होती हैं कि कहीं ना कहीं आप एनसीईआरटी को आधारनुमा तैयारी का सहारा बनाएं। अब जब इसके बाद जब आप इंटरव्यू में पहुंचेंगे तो इंटरव्यू में आपसे कोई नॉलेज चेक नहीं की जाती है, आपका अंदाज चेक किया जाता है कि आपके पास जो आपने ज्ञान इकट्ठा किया, ज्ञान की जो चेक है, ज्ञान तो यहाँ भी चेक हो चुका है, आपकी नॉलेज तो यहाँ भी चेक हो चुकी, बट यहाँ क्या आपने जो नॉलेज इकट्ठा करी है उसमें किस तरीके का स्ट्रक्चर है, किस तरीके का व्यवहारिक अंदाज है, किस तरीके का डील करने का तरीका है, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे एनसीईआरटी के बारे में कि एनसीईआरटी के अंतर्गत जितने भी मिथ हैं, एनसीईआरटी क्यों ज़रूरी हैं, कौन सी ज़रूरी है, कहाँ से कहाँ तक पढ़ना चाहिए, सब्जेक्ट की कौन सी पढ़ें, सभी पढ़ें, कौन सी छोड़ें, इन सब पे चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज कुछ टॉपिक से। तो आज का जो पहला ही विषय अगर मैं आपसे कहूं कि एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी एक सबसे बड़ा एक अहम एक विषय भी है, सेगमेंट भी है। ये एक मैं कह सकता हूं कि इसके पीछे बहुत बड़ा अध्ययन करना चाहिए कि एनसीईआरटी का पूरा आधारनुमा तैयारी कैसे करें। लेकिन इसमें हम लोग कुछ पॉइंटों पर आज डिस्कशन करेंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अब जब वो हेल्पफुल होंगे तो इसके बारे में पहला प्रिंट बन जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए क्यों जरूरी है, इस पे हम चर्चा करेंगे। और जब चर्चा करेंगे तो पहली बात को समझो। सिविल सर्विस जो एग्जाम है उसका डिमांड ये होता है कि जो विद्यार्थी है किसी भी टॉपिक को लेते हुए उसकी जो अंदाज है, उसकी जो समझ है वो कितनी है। और समझ जब अगर आप उसको समझ जाएंगे तो, क्योंकि जितने भी एग्जाम है, स्टेट पीएससी का हो या यूपीएससी का हो, सारे विश्लेषक एग्जाम है। विश्लेषण कब होगा? जब उसके सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष, उसका ओवरव्यू, पूरा कंसेप्ट, पूरा फैक्ट, पूरी कहानी, पूरी एक फिल्म बन जाएगी। क्योंकि यही कहते हैं पूरी यूपीएससी की यात्रा या स्टेट पीएससी की जो यात्रा है पूरी एक स्क्रिप्ट है। इस स्क्रिप्ट में प्री चलेंगे, फिर मेंस चलेंगे, तो हर किसी चरण का अपना अपना क्या अहम योगदान है। इन सभी योगदानों में एनसीईआरटी का क्या है? महत्वपूर्ण रोल है। महत्वपूर्ण रोल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पहली बात को समझते हैं कि ये क्यों जरूरी है। आपसे यूपीएससी या स्टेट पीएससी डिमांड क्या करता है? तो उसकी डिमांड सिर्फ ये है कि किसी भी स्टूडेंट्स की किसी भी टॉपिक के प्रति समझ कैसी है। अब इस समझ में क्या चेक किया जाएगा कि आपकी भाषा शैली कैसी है, आपके पास शब्दों को प्रयोगने का आकार कैसा है, आपको किसी वस्तु के प्रति आपका एग्जाम्पल देने का नज़रिया कैसा है, आपके अंदर जो कह सकते हैं कि जो स्रोत है आपका वो कैसा ठोस है, सटीक है या नहीं है। ये सब तुम्हें कहाँ मिलेंगे? किसी किताब में नहीं मिल सकते।
वो कहाँ तक किताबों को छापेगा। कोई भी राइटर जो है उसके अपने व्यू होते हैं, लेकिन जब एनसीईआरटी को लिखा जाता है तो बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, स्कॉलर्स या फिर डॉक्टर या फिर कह सकते हैं जितने भी अनुभवशील विशेषज्ञ व्यक्ति होंगे वही इस पर रिसर्च करने के बाद उसको प्रमाणिकता के साथ कहीं ना कहीं बनती है एनसीईआरटी। तो पहला पॉइंट बन जाता है कि स्टेट पीएससी यूपीएससी की सिर्फ डिमांड इतनी है कि कहीं ना कहीं जितने भी विश्लेषण वाले एग्जाम हैं वहाँ पे इन एग्जामों के लिए एनसीईआरटी का रोल इंपॉर्टेंट है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बिना एनसीईआरटी के आप कोई सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। ये डेफिनेटली है, यदि आपने अपनी समझदारी के आधार पर ये सब तैयारियां कर रखी है तो एनसीईआरटी पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी भी कंसेप्ट नुमा तैयारी नहीं है, आधार नुमा तैयारी नहीं है, आपका आधारभूत ढांचा तैयार नहीं है, तो एनसीईआरटी पढ़ना क्या है, जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि एनसीईआरटी आपको पढ़नी पढ़नी है, यदि आपको सब कुछ तैयार है तो पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैंने आपसे कह चुका हूँ कि हमेशा यूपीएससी की या स्टेट पीएससी की जो फिल्म है वो 3 चरणों में होती है। कॉमन नॉलेज, सेकेंडरी बुक के साथ नॉलेज को क्या करना है, बढ़ाना है, और लास्ट में टेस्ट करना है। इन 3 चरणों से गुजरना आपको पड़ेगा। अब कॉमन नॉलेज कहाँ से आएगी? कॉमन नॉलेज आएगी एनसीईआरटी से आएगी, किसी बुक से कॉमन नॉलेज नहीं होती है। क्योंकि उसकी वजह क्या है, एनसीईआरटी पढ़ने की वजह क्या है? पहला पॉइंट, प्रमाणित स्रोत होते हैं। कहीं आपने देखा होगा बहुत सारी किताबों में, कोई सी भी राइटर किताब पढ़ लीजिएगा, कहीं ना कहीं छोटी मोटी कहीं ना कहीं गलती के साथ साथ कहीं ना कहीं अद्भुत तरीके से, द्वितीय तरीके से चीज़ चेंजिंग होती हैं। लेकिन एनसीईआरटी के अंतर्गत क्या होता है, पूरे प्रमाणितता के साथ स्पष्ट कर दिया जाता है कि जो लिखित चीज़ें हैं वो स्पष्टता के साथ प्रमाणित की गई हैं। और जब प्रमाणित की गई हैं तो आप क्या करेंगे, ठोस कंटेंट होगा, ठोस जितना भी सही तरीके का जो सटीक जो कंटेंट होगा, सटीक बातें होंगी, उसको दिमाग में इकट्ठा करेंगे। कभी कभी हमें लगता है कि किसी राइटर की किताब ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी है, तो वहाँ भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में कभी भ्रमित नहीं होते हैं। साथ में ये क्यों जरूरी है, इसके बारे में अगर जानना चाहें हम लोग, तो नंबर 2, इसके अंदर क्रमबद्धता होती है। जब आप किसी किताब को पढ़ेंगे तो किसी भी किताब में क्या है, क्रमबद्धता का आधारनुमा तैयारी स्ट्रक्चर नहीं होता है। लेकिन जब एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, एक सिक्वेंस वाइज, एक स्टेप वाइज चीज़ों को पिरोया जाता है। जैसे एक माला को धागे में एक माला को पिरोया जाता है मोतियों को, तो आराम से सीक्वेंस वाइज पिरोया जाता है। ऐसे ही यहाँ पे एनसीईआरटी के अंतर्गत हर चीज़ों को, हर स्टेप को सीक्वेंस वाइज चीज़ें सजाई जाती हैं। और जब सीक्वेंस वाइज सजाएंगे, जैसे मान लीजिएगा आपने कोई फिल्म देख रहे हो और आप फिल्म देखते समय आपको कुछ पार्ट दिखाया जाए, एंड वाला, कुछ मिडिल वाला, कुछ स्टार्टिंग वाला, तो फिर कहानी समझ में नहीं आएगी कि इसका आधार क्या है। लेकिन जब उस फिल्म में चीज़ों को सीक्वेंस वाइज सजाया गया तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली उसकी पिक्चर क्या होगी, स्टोर होती चली गई। तो ऐसे ही जब एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो क्रमबद्धता का विशेष ध्यान रखा गया है, जहां से चीजें आपको ऑटोमेटिकली इस तरीके से आपके दिमाग में चलती चली जाएंगी, आपको महसूस नहीं होगा और वो स्टोर हो जाएंगी दिमाग में। इसलिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं भाषा का। साधारण भाषा में कहा जाए तो सिंपल भाषा में, व्यवहारिक अंदाज में, साधारण भाषा में, समझने की भाषा में, इसमें ऐसे समझाया गया था जैसे हम लोग परिवार के परिवेश में रहते हैं। परिवार के परिवेश में रहेंगे तो वहाँ हम लोग रीजनल लैंग्वेज में समझ जाते हैं। जैसे मान लीजिएगा कोई आपको जटिल भाषा का प्रयोग करके कुछ शब्द बताए, कोई कहानी बताए, कोई स्टोरी बताए, आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन वही कहानी आपके एग्जाम्पल बेस पे आपको बताए किस पॉइंट से, आपकी भाषा में, तो दिमाग में ऑटोमेटिकली हो जाएगी, किसी अनपढ़ व्यक्ति को भी समझ में आ जाएगी। तो यही कहा जाता है कि भाषा का प्रयोग बड़ा सरल किया गया है, और जिस भाषा का प्रयोग सरल किया गया है उसी भाषा के आधार पर आप यूपीएससी के मेंस में, स्टेट पीएससी के मेंस में उस भाषा का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, वहां से आपकी शब्दावली सुधार होगा। और जब शब्दावली में सुधार होगा तो क्या होगा, आपको लेखन शैली भी अच्छी हो जाएगी। और जब लेखन शैली अच्छी हो जाएगी तो आप चीज़ों को आराम से क्रमबद्ध के तरीके से चीज़ों को सजाएंगे तो क्या होगा, नंबर भी मिलने की संभावना अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो विषय वस्तु है वो स्टेप बाय स्टेप ऐसे रखी गई है। ये नहीं कह सकते कि एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद सबसे बड़ा बिंदु ये बन पाता है कि जहाँ 30 से 40% की जो तैयारी है आपकी, वो यहाँ एनसीईआरटी से हो जाती है आधारनुमा। उसको उन्हीं कंसेप्ट पे थोड़ा सा और मरहम लगाने पर, थोड़ी सी मलाई जमाने पर क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। उसको हम सेकेंडरी बुक कहते हैं। तो जब आपका जड़ें आपकी मजबूत है, किसी पेड़ की जड़ें मजबूत हो जाएंगी तो क्या होगा, उस पर लगने वाले जितने भी फल होंगे या पुष्प होंगे या जो भी टहनियाँ होंगी वो क्या होंगी, मजबूत होंगी। तो ऐसे ही जब आप इस यात्रा की तैयारी में अपना आधारनुमा स्क्रिप्ट बेहतर तैयार कर लेंगे तो फिर क्या होगा, वो आपका आगे चलने वाले जितने भी चरण हैं वो एक ऑटोमेटिकल तरीके से स्टेप बाय स्टेप दिमाग में चलते चले जाएंगे। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे बेहतर तरीके से चीज़ों को सजाया जाता है, इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए। नंबर 2,
जब भी कोई बात की गई है इसमें किसी भी टॉपिक को लेके बात की गई है तो ऐसे समझाया गया है एग्जाम्पल बेस पे, इस पे कुछ इमेजेस होती हैं, कुछ पिक्चर्स होती हैं, कुछ इंडेक्सेस तरीके से आपको ऐसे समझाया जाता है एग्जाम्पल में। जैसे मान लीजिएगा आप अपने आसपास के परिवेश को सीख रहे हो, और जब आपने आसपास के परिवेश को सीखते हैं तो उसमें एक बार दो बार अगर हम उसको पढ़ लेते हैं तो हमारे जीवन भर के लिए क्या होता है, स्टोर हो जाती है दिमाग में। क्योंकि हमारा दिमाग जो होता है एग्जाम्पल को जल्दी समझता है, और एग्जाम्पल को जल्दी समझता है, तो यही कारण है कि एनसीईआरटी में हमारे व्यवहारिक अंदाज के साथ साथ तो एग्जाम्पल बेस पर समझाया जाता है, इसीलिए एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए। अगला पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है यहाँ इसके अंतर्गत कि सेकेंडरी बुक जो है, जब आप इस एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे तो सेकेंडरी बुक पढ़ना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसकी वजह क्या है समझो। पहले जब आप डायरेक्टली किसी सब्जेक्ट की डायरेक्टली बुक पे चले जाएंगे तो बुक पे क्या होता है, एक जटिल भाषा होती है। बुक के अंतर्गत क्या होता है, पूरा सारांश नहीं होता है, पूरा एक उसका निचोड़ डाल दिया कि हाँ मान लो आपने मौलिक कर्तव्य पढ़ रहे हो, तो मौलिक कर्तव्य का सिर्फ ढांचा क्या है, कहाँ से लिया गया है, कितने प्रकार के हैं, क्या उसका महत्व है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, है ना, ये सब चीज़ें लिखी होंगी। लेकिन मौलिक कर्तव्य को अगर हमारे व्यवहारिक अंदाज से तुमको सिखाया जाए एग्जाम्पल तरीके से, तो आप बाकी चीज़ों को ऑटोमेटिकली उसके अंदर परतें लगा लोगे। तो इसलिए ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हम सेकेंडरी बुक पढ़ने से पहले अगर एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं तो जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके अंतर्गत किसी टॉपिक को लेते हुए वो हमें इतनी आसान लगती हैं, तो उसमें टाइम भी कम लगेगा आपको पढ़ने में, उसके बाद उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, साथ में इजी वे में आप चले जाएंगे, आपकी गति बढ़ जाएगी तैयारी करने की। तो इसलिए ज़रूरी है, मेरा मानना है कि एनसीईआरटी क्यों ज़रूरी है। कुछ ये टॉपिक थे, कुछ ये बातें थीं, कुछ ये पॉइंट थे जहां मैंने आपको बताया। तो आपको सब कुछ करने के बाद एक चीज़ निकल के आ पा रही होगी कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा कि पढ़ना चाहिए, ये भी नहीं कह रहा कि नहीं पढ़ना चाहिए। हर किसी व्यक्ति की अपनी अपनी पोटेंशियल पावर होती है। कुछ लोगों ने क्या कर रखा है, आधारनुमा तैयारी पहले से कर रखी है, और वो भी बार बार एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो अपने आप की नॉलेज को इनरिच नहीं कर पाएंगे। तो यानी अगर आपने पूरा आधारनुमा तैयारी कर रखी है तो एनसीईआरटी को कहीं ना कहीं मेन पार्ट को देखना चाहिए, कंप्लीटली 6 to 12 नहीं पढ़नी चाहिए ना। लेकिन जिन लोगों का अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, थोड़ा बेस क्लियर नहीं है, तो उनके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो आधार चीज़ें हैं जो आपको सिखाएंगी किस तरीके से प्रश्न बनते हैं, किस तरीके से उनका अभ्यास किया जाए। जैसे हम छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपको एक कहानी सुनाई जाए, उस कहानी सुनाने के बाद तुमसे कुछ पॉइंट पूछे जाएं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करवाया जाए, कुछ आपसे लिखवाया जाए, तो ऐसा करने से वो जो कहानी है उसका पूरा निचोड़ निकल के आता है। यही सब आपको एनसीईआरटी में मिलेगा कि जब एक टॉपिक को तुम पढ़ लोगे, टॉपिक के बाद जो आने वाले प्रश्न होंगे, अति लघु, लघु, दीर्घ उत्तरीय, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट रॉन्ग वाले, तो जब उनको तुम अभ्यास करोगे तो आपकी दिनचर्या में चीज़ें आ जाएंगी। आपको लगेगा कि हाँ, वास्तविक तरीके से जो हम तैयारी कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर ऐसे बन रहा है। कभी कभी चीज़ें एग्जाम में, कभी इस यूपीएससी की तैयारी कभी पूर्ण नहीं होती है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ हमें आते भी नहीं लेकिन फिर भी करने होते हैं, तो आप अपने व्यवहारिक अंदाज के माध्यम से उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे तो वो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि चीज़ों को हम आपस में इंटरलिंक कर लेते हैं। क्लियर? तो मेरा यही सजेशन है कि आप एनसीईआरटी को पढ़ना क्यों चाहिए, नहीं चाहिए, ये आपका विषय है सोचने का। मैं नहीं कह रहा कोई टीचर्स, कोई इंस्टीट्यूट या कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि एनसीईआरटी को पढ़ना ही चाहिए, नहीं। डिपेंड करता है कि आपके अंदर अवेलेबल है तो मत पढ़िएगा, नहीं है तो पढ़ना चाहिए। क्लियर? आगे हम बात करते हैं। अगला पॉइंट बनता है कि कितनी बार पढ़ना चाहिए। ये भी एक विषय बन जाता है, कितनी बार पढ़ना चाहिए। देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम किसी फिल्म को एक बार देखते हैं तो फिल्म को एक बार देखने के बाद हमें सिर्फ उसका ओवरव्यू तो हो जाता है, बट कुछ चीज़ें हम उसमें भूल जाते हैं। तो इसलिए अगर दूसरी बार देखते तो हम उसको फिर निखारने का प्रयास करते हैं। हमारे दिमाग में जब एक बार पिक्चर देख ली गई होती है, दोबारा उस पिक्चर को देखते हैं तो आने वाली आगे की जो कलियां हैं, कड़ियां हैं, जो कहानियां हैं, जो कंसेप्ट है, जो गाने हैं, ऑटोमेटिक दिमाग हमारा उन चीज़ों को रिकॉल करता है कि इसके बाद ये चीज़ आने वाली है, अब उसके बाद वो चीज़ आने वाली है। तो हमारा क्या है, एकदम से हमारा दिमाग आगे भाग रहा है, उसके साथ दौड़ रहा है। तो इसलिए एक बार तो एनसीईआरटी को नहीं पढ़ना चाहिए, मैंने दोबारा बताया आपको, दूसरी बार भी पढ़ना चाहिए। जब दूसरी बार आप पढ़ोगे तो हमारा दिमाग आगे बढ़ेगा। उसके बाद जब हम तीसरी बार पढ़ेंगे तो जो उसमें मुख्य बातें हैं, जो उसका सारांश है, जो कहानियां हैं, ध्यान रखना, उसको लगता है कि हम उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, भूल पा रहे हैं, तो उसको तीसरी बार ही पढ़ना चाहिए। तो मिनिमम अगर आपसे बताऊं, मेरे आधार पर देखा जाए तो मिनिमम एनसीईआरटी को 3 बार तो पढ़ना चाहिए। एक बार कैसे पढ़ें? एक बार पढ़ना चाहिए आपको विषय बार। एक बार पढ़ें जैसे हम लोग उसका ओवरव्यू लेने के लिए कह सकते हैं, जैसे नॉवेल्स को पढ़ते हैं, जैसे कहानी को पढ़ते हैं, जैसे स्टोरी को पढ़ते हैं, किसी की जीवन गाथा पढ़ते हैं, कोई नॉवल पढ़ते हैं, या कोई भी मतलब कविता पढ़ते हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जान रहे हैं कि इसमें है क्या,
और जब इसके बाद ये जान जाओगे तो आपको जब दूसरी बार पढ़ोगे तो जो मेन पॉइंट हैं, जो मुख्य मुख्य बातें हैं, उनको रेखांकित करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरी बार आपको अंडरलाइन करना है। दूसरी बार अंडरलाइन करने से आपको लगेगा कि मुख्य मुख्य बातें ये हैं। जब मुख्य मुख्य बातें ये आपको अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद जब आप थर्ड टाइम पढ़ोगे, जब तीसरी बार पढ़ोगे इसमें, तो तीसरी बार क्या करना है, जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो हमारे एग्जाम को लेकर तैयार की जानी है, उनको कहीं ना कहीं अपने नोट्स में पढ़ोइएगा। और जब नोट्स में पढ़ोगे तो उसमें कुछ समसामयिकी के आधार पर जो तत्कालीन घटनाएं होंगी उसमें कुछ बिंदु भी होते हैं, तो उन बिंदुओं को समाहित करिएगा। जब उन बिंदुओं को आप समाहित कर लेंगे तो फिर क्या होगा, आप एक आपने उसका एक कहानी नुमा तैयार भी कर लिया है, उसमें अंडरलाइन भी कर लिया है, उसके नोट्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। एक बिंदु ये भी बन जाता है कि क्या नोट्स बनाए ना बनाए, भाई ये विषय है आपका। इसमें कोई व्यक्ति ये बोल रहा हो कि एनसीईआरटी के नोट्स बनाइएगा तभी सफलता मिलेगी, एनसीईआरटी के नोट्स मत बनाइएगा तभी सफलता नहीं मिलेगी, ये सिर्फ एक मिथ है और मिथ का कोई एक आंसर नहीं होता है। उसके लिए ज़रूरी है कि तुम्हारा दिमाग में इतनी पावर है, उसको रोक सकता है उन सब चीज़ों को, तो मत बनाइएगा। लगता है कि हम बार बार चीज़ों को भूल जाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं और उसको रिकॉल करने की आवश्यकता है, तो आप उसको बनाइएगा। एक प्रकार से किसी भी चीज़ का डायरेक्ट आंसर मत लीजिए, मेरा मानना है। तो मुझे अगर मैं ये कहूँ कि कितनी बार पढ़ना चाहिए, कितनी बार पढ़ना चाहिए, तो इसका एक ही आंसर मेरे हिसाब से बनेगा कि आपको कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए और मैक्सिमम तो उसको जितना टाइम तुम पढ़ लो 4 टाइम्स 5 टाइम्स, तो वो उसके लिए। अब तुम जब भी किसी एक फिल्म को देखते हो, दूसरी बार देखोगे तो कुछ और नया सुधार होगा, तीसरी बार देखोगे तो कुछ चीज़ें और आएंगी, पाँचवीं बार देखोगे तो कुछ चीज़ें और आ जाएंगी। तो ऐसा करने से आप क्या करेंगे, अपनी जो एक किताबें कंसेप्ट में लिखी गई हैं, जो कंसेप्ट है, जो टॉपिक है, उसको बहुत निखारनुमा तैयार कर लेंगे। तो इसलिए आप इस आंसर को जान चुके होंगे कि एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए, कितनी बार पढ़ना चाहिए, ये जान के।